हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बताया था कि एसेसरी ग्लैंड्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, और कितनी संख्या में होती हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि जो एसेसरी ग्लैंड है वो क्या उत्पन्न करती है, उनसे जो फ्लूइड बनता है उन सबको मिला करके स्पर्म को मिला देने पर सीमेन बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब मैंने आपसे पिछले लेक्चर में ही कहा था कि हम लोग अगले लेक्चर में पेनिस के बारे में स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेनिस का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपके दिमाग के अंदर की जो भी क्वेश्चन है उनको मैं पूरी तरीके से आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 यानी कि आज हम लोग पेनिस के बारे में पढ़ेंगे टोटल तरीके से। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज पेनिस के बारे में। पेनिस, ठीक है। अब जो पेनिस है वो क्या है, याद रखिएगा कि जो पेनिस है वो मेल कॉपुलेटरी आर्गन है, मतलब बाह्य मैथुनांग है। ठीक है, मनुष्य का बाह्य मैथुनांग है कौन? पेनिस। ठीक है, अब जो पेनिस है वो बेलनाकार होता है, लंबा होता है। ठीक है, इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल मतलब उत्थानशील होता है, उत्थानशील होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन पेनिस है वो इरेक्टाइल, जो पेनिस है मेल कॉपुलेटरी आर्गन है। ठीक है, सबसे पहली बात पेनिस मेल कॉपुलेटरी आर्गन। ठीक है, पेनिस जो है मेल कॉपुलेटरी आर्गन है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी टिश्यू, ये इरेक्टाइल होता है। ठीक है, पेनिस जो है वो इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू का क्या मतलब है? इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब है कि कभी कदार ये इरेक्ट हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो पेनिस है वो क्या है? मेल कॉपुलेटरी आर्गन है। फिर उसके बाद हमने कहा है कि जो पेनिस है वो इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, अब जो पेनिस है वो एक आर्गन है। ठीक है, उसके सबसे बाहर की ओर क्या होगा? कवरिंग पाया जाएगा, स्किन का कवरिंग पाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पेनिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग पहले इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं, सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम डायग्राम अभी बना रहे हैं, 1 मिनट के अंदर बना। चलिए स्टूडेंट, देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक पेनिस का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ठीक है, पेनिस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। हमने कहा कि पेनिस का बाहरी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप पेनिस देख रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप पेनिस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें सबसे बाहर को स्किन की कवरिंग दिखाई देगी पेनिस में। ठीक है, अंदर की ओर जब जाएंगे, ज्यादा देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो पेनिस है उसमें फाइनली 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, सबसे अंदर की ओर जो है, जो बॉडी के अंदर यानी एब्डोमेन के मतलब बॉडी के अंदर जो है उसे हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ पेनिस। रूट ऑफ पेनिस, रूट ऑफ पेनिस में 2 भाग होते हैं। नंबर 1 बल्ब ऑफ पेनिस और दूसरा है क्रस ऑफ पेनिस। ठीक है, बल्ब ऑफ पेनिस और क्रस ऑफ पेनिस क्या है वो आगे समझ में आ जाएगा कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो पहला भाग हो गया रूट ऑफ पेनिस, पेनिस की जड़ या पेनिस की मूल। ठीक है, और ये जो दूसरा भाग है, ये जो दूसरा भाग है इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस। बॉडी ऑफ पेनिस, पेनिस। ठीक है, बॉडी ऑफ पेनिस बोलते हैं। और जो तीसरा भाग है यहां पे सबसे आगे की ओर, इसे हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ पेनिस। हेड ऑफ पेनिस बोलते हैं। ठीक है, अब जो हेड ऑफ पेनिस है उसका जो अगला सिरा है वो काफी फूला हुआ होता है, मस्क्यूलर होता है। ठीक है, फूला हुआ होता है और मस्क्यूलर होता है। इस भाग को हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। अब जो ग्लांस पेनिस है इसमें बहुत सारी नर्व होती है। ठीक है, जो ग्लांस पेनिस है वो मस्क्यूलर है और उसमें बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन सेल होती है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन सेल होती है जिसके कारण ये अत्यधिक उत्तेजनाओं को प्राप्त कर पाता है। उसके बाद देखें यहाँ पे ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस
पर ही आगे की ओर एक छोटा सा छिद्र है और इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं यूरोजेनाइटल पोर। इसे हम लोग बोलते हैं यूरोजेनाइटल पोर, यूरोजेनाइटल पोर, यूरोजेनाइटल पोर बोलते हैं। अब इसे यूरोजेनाइटल पोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से जर्म सेल भी बाहर निकलती हैं और इससे यूरिन भी बाहर निकलता है। मतलब एक छिद्र है लेकिन पास दो चीज किए जा रहे हैं, एक स्पर्म को पास किया जा रहा है, दूसरा यूरिन को पास किया जा रहा है, ठीक है। तो इस छिद्र से यूरिन भी पास होता है और जर्म सेल भी पास होती हैं, जनन कोशिकाएं भी बाहर निकलती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया यूरोजेनाइटल पोर, ठीक है। अब ये जो ग्लांस पेनिस है, ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। स्किन की एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को या इस त्वचा को, इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं फॉर स्किन। अब जो फॉर स्किन है उसमें कुछ विशेष ग्लैंड पाई जाती हैं, फॉर स्किन में कुछ विशेष ग्लैंड पाई जाती हैं और ये जो ग्लैंड है ये एक सफेद कलर का पदार्थ स्रावित करता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्मेग्मा। अब जो स्मेग्मा है वो व्हाइट कलर का पदार्थ है, ठीक है, और ये स्मेल प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा दुर्गंध उत्पन्न करता है। और याद रखिएगा, अगर पेनिस के शीर्ष को या फिर ये कह लीजिए कि ग्लांस पेनिस को समय समय पे सफा ना किया जाए तो ये स्मेग्मा ग्लांस पेनिस के ऊपर एकत्रित होता रहता है, जिसके कारण बैक्टीरिया एंड वायरसेस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो ग्लांस पेनिस है उसमें जो प्रोप्यूस है उसको समय समय पे सफा करते रहना चाहिए। मुस्लिमों और यहूदियों में इसको काट कर अलग कर दिया जाता है एक प्रोसेस द्वारा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्कमसिजन। उसे हम लोग बोलते हैं जब प्रोप्यूस को काट के हटाया जाता है, और मुस्लिम यहूदियों में तब हम इसे बोलते हैं सर्कमसिजन। इसे हम लोग बोलते हैं सर्कमसिजन के थ्रू प्रीप्यूस को काटकर हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात हमने कहा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर हम इस पेनिस को कट करके देखें, मान लीजिए ये एक पेनिस है, ठीक है, मान लीजिए ये एक पेनिस है और इसको हम कट करके ऐसे देखें, ठीक है, कट करके ऐसे देखें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है जी। हम जानते हैं पेनिस है, सबसे बाहर को स्किन की कवरिंग होगी, ठीक है, तो यहाँ पे है स्किन का कवरिंग। अब स्किन की कवरिंग के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो 3 रॉड लाइक मसल्स पाई जाती हैं, 3 लंबी पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें से देखिए यहाँ पे, जिसमें से 2 ये यहाँ पे कुछ ऐसी होती हैं, पृष्ठ तल की ओर 2 बड़ी पेशियां होती हैं और नीचे की ओर 1 पेशी होती है, ठीक है। इस तरीके से 3 पेशियां पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो 3 मसल्स हैं उनमें से 2 ऊपर की ओर होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं, या फिर पृष्ठ तल की ओर वाली जो 2 होती हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, इसे हम लोग बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। और जो नीचे की ओर है उसे हम लोग बोलते हैं कार्पस स्पंजियोसम, इसे हम लोग बोलते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो पट्टियां हैं या फिर जो मसल्स हैं इनमें अपना अपना कवरिंग पाया जाता है, ठीक है, अपना अपना कवरिंग पाया जाता है, तभी ये एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कवरिंग है यहाँ इस तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर कवरिंग है इस तरीके से, इसके ऊपर भी कवरिंग है और इसके ऊपर भी कवरिंग है। तो यहाँ पे जो मसल्स को कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पंजियोसम को कवर कर रही है इसे हम लोग बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं टूनिका, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं टूनिका वैजिनैलिस, ओके, इसे हम लोग बोलते हैं टूनिका वैजिनैलिस,
इसे हम लोग बोलते हैं टुनिका वैजिनालिस। ये जो टुनिका वैजिनालिस है कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पंजियोसम को कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कार्पोरा कैवर्नोसा है उसमें कुछ ब्लड जो वेसल्स हैं वो बहुत सारी ट्रैबिकुली बनाती है, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होती है, जो पेनाइल आर्टरी होती है, पेनाइल आर्टरी मतलब शिश्न में पाई जाने वाली रुधिर धमनी पेनाइल आर्टरी कहलाती है। और जो पेनाइल आर्टरी है वो इन पेशियों के अंदर प्रवेश करके अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कोष्ठक बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े कोष्ठक बनते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्पोरा कैवर्नोसा है उसके अंदर ब्लड आर्टरी से निकली हुई ट्रैबिकुली अंदर प्रवेश करती हैं और पूरे के पूरे शिश्न में जो पेशियां हैं उनको कई छोटे छोटे कोष्ठकों में बांट देती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कार्पोरा कैवर्नोसा है और कार्पस स्पॉन्जियोसम है, इनके अंदर छोटी छोटी ट्रैबिकुली की बनी हुई कोष्ठिकाएं पाई जाती, मतलब कोटर्स पाए जाते, ठीक है। छोटे छोटे कोटर पाए जाते हैं। अब ये कोटर क्या होते हैं? दो अवस्था में होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कोटर्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे जो ट्रैबिकुली से बनी हुई कोटर्स दिखाई दे रहे हैं, जब इंटरकोर्स का समय आता है या फिर सेक्स करने का समय आता है या फिर कोहैबिटेशन कपुलेशन करने का समय आता है, तो क्या होता है? तब इरेक्शन बढ़ता है, ठीक है। पेनाइल का जो पेनिस है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट कैसे होता है? देखिए, जब सेक्स करने का टाइम आता है तो उस दौरान हमारा ब्रेन उत्तेजित होता है, हमारा ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव होता है। उस समय हमारे शरीर की हर एक जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी स्पीड से होने लगती हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा स्पीड तेज करके काम करने लगता है, हार्ट की जो बीटिंग है वो तेज हो जाती है, ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है उन सबकी, ठीक है। तो जो सेक्स करने का टाइम होता है या फिर जो इंटरकोर्स करने का समय होता है तो उस दौरान ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। जब ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है तो पेनिस में ब्लड आता है और ब्लड आते ही इन कोटरों में भर जाता है। ये जो छोटे छोटे कोटर हैं पेशियों में, कार्पोरा कैवर्नोसा कार्पस स्पंजियोसम में जो छोटे छोटे कोटर हैं ट्रैबिकुली के बने हुए, इनमें ब्लड भर जाता है। अब जब ये ब्लड भर जाता है तो ये जो कोष्ठक छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये जो ट्रैबिकुली से बनी हुई कोटर हैं, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इनमें जब ब्लड भर जाता है तो ये काफी फूलकर बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण पेनिस का साइज भी बड़ा हो जाता है और मोटा हो जाता है, ठीक है। इस वजह से सेक्स के दौरान जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है, कड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब कार्पोरा कैवर्नोसा में क्या होता है? कार्पोरा कैवर्नोसा में ब्लड कोटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेक्स के दौरान इनमें ब्लड भर जाता है, जिसके कारण ये काफी फूलकर मोटे हो जाते हैं, पेनिस को लंबा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कार्पस स्पॉन्जियोसम दिख रहा है, इसमें भी कोटर हैं, ठीक है। इसका भी साइज थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर कार्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर से यूरिथ्रा पास करता है, ठीक है। मतलब सोचिए, जैसे ये कार्पस स्पॉन्जियोसम है तो इसके अंदर से होकर के यूरिथ्रा बाहर निकल रहा है, ठीक है। यूरिथ्रा पास कर रहा है, मतलब इसके अंदर से होकर के मूत्र मार्ग बाहर खुल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो है ये स्पॉन्ज करने वाला, ठीक है। इसके अंदर यूरिथ्रा है, ठीक है, तो इसी से बाहर निकलेगा क्या? सीमेन, वीर्य निकलेगा बाहर, ठीक है। तो ये स्पॉन्ज करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कार्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। उसको कार्पोरा कैवर्नोसा कहा गया है, ठीक है। उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे ब्लड भर जाता है और पेनिस काफी कड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हमने कहा कि आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। हम देख रहे हैं पेनिस के बारे में। हमने क्या देखा कि जो पेनिस है वो मेल कॉपुलेटरी आर्गन है, ठीक है, नर मैथुनांग है। फिर उसके बाद मैंने कहा जो पेनिस है उसके अंदर जो टिश्यू है वो इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्ट होने वाला है, मतलब कभी कड़ा हो जाएगा तो कभी रिलैक्स रहेगा, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू है। जो पेनिस है वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है और इरेक्शन करने वाला होता है, ठीक। ये चीज मैंने देखा। अब मैंने कहा कि भाई जो पेनिस है उसमें फाइनली 3 भाग होते हैं। क्या क्या भाग है? नंबर 1 रूट ऑफ पेनिस, शिश्न का मूल होता है। दूसरा बॉडी ऑफ पेनिस,
शिश्न की बॉडी होती है, और तीसरा हेड ऑफ पेनिस शिश्न का सिर होता है या फिर शिश्न मुंड होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो रूट ऑफ पेनिस है उसमें दो चीजें हैं, एक बल्ब ऑफ पेनिस। अब प्रश्न उठता है सर बल्ब ऑफ पेनिस कैसे बना, तो याद रखिए यहां पर जो कार्पस स्पॉन्जियोसम दिख रहा है, यहां पे जो कार्पस स्पॉन्जियोसम दिख रहा है वो बॉडी के अंदर जाकर के थोड़ा सा फैल जाता है और आगे चल करके वहां से जुड़ा होता है जहां पे काउपर्स ग्लैंड खुलती है, ठीक है, जहां पे काउपर्स ग्लैंड खुलती हैं। तो जो कार्पस स्पॉन्जियोसम, ध्यान से देखेंगे तो ये रहा कार्पस स्पॉन्जियोसम पीछे की ओर जाकर के शिश्न की कंद बनाता है या फिर बल्ब ऑफ पेनिस बनाता है, और जो कार्पोरा कैवर्नोसा है वो अंदर जाकर के फैल जाते हैं और बनाते हैं क्रस ऑफ पेनिस, ठीक है, क्रस ऑफ पेनिस बनाते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं कार्पस, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रस ऑफ पेनिस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं शिश्नपाद, ठीक है, इसे हम लोग शिश्नपाद बोलते हैं। कार्पस क्रस ऑफ पेनिस को शिश्नपाद बोलते हैं। अब हमने कहा कि बॉडी ऑफ पेनिस क्या है, हेड ऑफ पेनिस क्या है। बॉडी ऑफ पेनिस में बाहर की ओर कवरिंग है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे समझा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा हेड ऑफ पेनिस है। हेड ऑफ पेनिस में क्या होता है कि जो मस्कुलर पार्ट होता है आगे की ओर काफी स्वेल होता है, फूला हुआ होता है, उसमें बहुत सारी सेंसरी न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं, इसे हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस के ऊपर एक इस पतली स्किन की कवरिंग होती है, इसे हम लोग प्रीप्यूस बोलते हैं, इसे हम लोग फोरस्किन बोलते हैं। इसमें ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम लोग प्रीपिचुअल ग्लैंड कहते हैं। प्रीपिचुअल ग्लैंड से स्मेग्मा नाम का पदार्थ बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है और ये स्मेल देता है, ठीक है। इसकी नियमित सफाई करते रहना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरिया एंड वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैंने कहा फोरस्किन को मुस्लिमों और यहूदियों में काटकर हटा दिया जाता है, बोलते हैं सर्कमसिजन, ठीक है। अब मैंने कहा था कि शिश्न के आगे ग्लांस पेनिस पर एक छोटा छिद्र पाया जाता है, यूरोजेनाइटल पोर कहते हैं या फिर यूरोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं, जिसके थ्रू यूरिन एंड जर्म सेल बाहर रिलीज कर दिया जाता है। फिर मैंने कहा कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, पेनिस को सीधे से काट देते हैं। काटने पे हमें क्या दिखाई देता है, सबसे बाहर की ओर स्किन की कवरिंग पाई जाती है, इसके अंदर 3 मोटी पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है, 3 मोटी पेशियां पाई जाती हैं। अब जिसमें से 2 ऊपर की ओर पेशियां होती है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा, नीचे की ओर कार्पस स्पॉन्जियोसम होता है। कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियोसम को ढकने के लिए, इनको एक दूसरे से अलग रखने के लिए टोनिका वैजिनालिस की लेयरिंग होती है। फिर मैंने कहा कार्पोरा कैवर्नोसा में जो पेनाइल आर्टरी होती है वो कई बार ब्रांचेस बहुत सारी शाखाओं में बढ़ करके ट्रेबिकुली बनाती है, और ट्रेबिकुली कार्पोरा कैवर्नोसा में धंसे होते हैं, जिनके कारण जो पूरी कार्पोरा कैवर्नोसा है वो छोटे छोटे कोटरों में बढ़ जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे कोटरें होते हैं, ठीक है, कोटर होती हैं। और यहाँ पे कार्पस स्पॉन्जियोसम है, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कोटर होते हैं। इनके अंदर इसके अंदर यूरिथ्रा समाया होता है, इसलिए इसका नाम स्पॉन्जी कार्पस स्पॉन्जियोसम रखा गया, ठीक है। ऊपर वाला कार्पोरा कैवर्नोसा। जब सेक्स का टाइम आता है, इंटरकोर्स का समय आता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण कोटरों में ब्लड भर जाता है और जो पेनिस है वो कड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है और लंबा हो जाता है। इस तरीके से हमने आज सारा का सारा प्रोसेस इसमें देखा। अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये सारा चीज हमने देख लिया, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जो प्रीप्यूस है, ठीक है, जो प्रीप्यूस है वो ग्लांस पेनिस में एकदम नीचे की ओर, ठीक है, ग्लांस पेनिस में नीचे की ओर, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सोचिए। एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे सोचिए कि ये ग्लांस पेनिस है, ठीक है, मान लीजिए ये ग्लांस पेनिस है, ठीक है, मान लीजिए ये ग्लांस पेनिस है। तो ग्लांस पेनिस का ये जो नीचे की ओर कवर करके रखा है कार्पोरा कैवर्नोसा को, इस भाग को, ठीक है, जो काफी मोटा है, ठीक है, कवर किया हुआ है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं कोरोना, ठीक है। अब बोलेंगे सर कोरोना का क्या मतलब है, लॉकडाउन टाइम है, कोरोना वायरस यहाँ पे ज्यादा भी आ रहा है, ठीक है। तो कोरोना का सिंपल सा मतलब है भाई, ठीक है, कोरोना का सिंपल से मतलब होता है कवर करना, ठीक है, कवर करना, ठीक है। जैसे कि अब आप बोलेंगे सर कोरोना वायरस क्या है, कैसे इसका प्रोसेस, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है कोविड-19 उसका नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि
कोविड-19। कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है। कोरोना वायरस डिजीज मतलब ऐसा वायरस जिसको ऊपर से कवर किए हुए है कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे जब हम वायरस की बात करेंगे, जब हम लोग कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरीके से देखेंगे, ठीक है। अभी उसकी बात नहीं करते हैं। कोरोना वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ कवर किए जाने के लिए ही किया गया है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो ग्लांस पेनिस है या जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये कवर कर रहा है, ठीक है। ये पूरे पूरे कार्पोरा कैवर्नोसा को ऊपर से कवर कर रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कोरोना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर आप लोग इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, सोचिए। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा, सोचिए ये ग्लांस पेनिस है, ठीक है। सोचिए ये ग्लांस पेनिस है और इसके ऊपर स्किन है, ठीक है। इसके ऊपर स्किन है, तो ये जो स्किन है वो नीचे वाले भाग, मतलब ग्लांस पेनिस का आधार भाग यहाँ पे होगा। अब आधार भाग से स्किन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो स्किन जब पूरी तरीके से खुलता है, जब हम लोग स्किन को पीछे की ओर खींचते हैं, तो वो जो प्रीप्यूस है वो ग्लांस पेनिस से पीछे की ओर एक जगह पे क्या होता है, चिपका हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। उस स्थान को हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक है। मतलब प्रीप्यूस ग्लांस पेनिस के आधार पर जुड़ा होता है। अगर हम स्किन को पीछे की तरफ खींचें तो पूरा का पूरा प्रीप्यूस पीछे की तरफ चला जाएगा, लेकिन ग्लांस पेनिस की जड़ के पास वो जुड़ा रहेगा। उस स्थान को हम लोग बोलेंगे फ्रेनुलम, ठीक है। उस स्थान को हम लोग बोलेंगे फ्रेनुलम, ठीक है। उस स्थान को हम लोग बोलेंगे फ्रेनुलम। समझ में आ गया, ठीक है। अब फ्रेनुलम समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो पेनिस का साइज है वो मैक्सिमम साइज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 10 cm से लेकर के 15 cm तक, ठीक है। 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर के बीच में जो पेनिस का साइज है वो एक नॉर्मल साइज माना जाता है, ठीक है। अगर ये साइज है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एकदम क्लियर बात है, ठीक है। इसका जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है। कभी कभी इससे ज़्यादा भी होता है, कभी कभी इससे कम भी होता है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं और डीपली जा करके इसको बताऊं, तो इसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट की जो संख्या है वो सही रही तो मैं इसके बारे में आगे भी अलग से एक लेक्चर बना लूंगा, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड इतना ही था, ठीक है। वो हमने कवर कर लिया है। आज से सेशन का टॉपिक खत्म है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से हम लोग कवर कर चुके हैं। टेस्टिस कवर है, स्क्रोटम, पेनिस, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सब चीज कवर, ठीक है। टोटल तरीके सब चीज कवर है। अब बस हमको पढ़ना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल मैन, ठीक है। पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण पढ़ना है, और प्यूबर्टी के टाइम में यौवना आरंभ के समय में कौन से हार्मोन कैसे स्रावित होते हैं, कैसे कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है, कौन से हार्मोन यहाँ पे भाग ले रहे हैं, वो हम लोग अब आगे इसी लेक्चर में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं प्यूबर्टी टाइम इन मेल, ठीक है। प्यूबर्टी इन मेल, ठीक है। नर में यौनारंभ क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 से 16 वर्ष, ठीक है। 14 से 16 वर्ष जो होता है वो पुरुषों में प्यूबर्टी का टाइम होता है, और इस टाइम बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। जिसके कारण एक जो मेल है वो रिप्रोडक्शन करने के स्टेज पर पहुंच जाता है, अर्थात उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो आ जाता है 12 से 14 वर्ष के बीच में, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था उसमें मैंने एनिमल लाइफ स्पॉन की बात की थी, ठीक है। जंतु के जीवन काल की बात की थी। मैंने उसमें कहा था कि एक अवस्था आती है जब उसका जन्म होता है, ठीक है। जन्म होने से लेकर के बड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीधे जनन अवस्था के पहले तक की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था ज्यों ही समाप्त होती है, अर्थात प्यूबर्टी का समय ज्यों ही आता है वहां पे रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, और रिप्रोडक्टिव फेज ज्यों ही समाप्त होता है वहां पे जीर्ण अवस्था आ जाती है, लास्ट वाली अवस्था आ जाती है, फिर लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। पहले चैप्टर में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्यूबर्टी इन मेल, ठीक है। पुरुष में यौवना आरंभ
कितनी उम्र में होता है, तो 14 से 16 वर्ष की उम्र में होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो 14 से 16 वर्ष के बीच में पुरुष में आते हैं, लड़कों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए जो 14 से 16 वर्ष की आयु में जो कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, विकसित हुए कैरेक्टर दिखाई देंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो डेवलप होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, डेवलप होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। तो नंबर फर्स्ट पर, ठीक है, सबसे नंबर फर्स्ट पर आपको याद रखना होगा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें होता क्या कि जो ही प्यूबर्टी का टाइम आता है, चेहरे पर ये जो दाढ़ी होती है, ठीक है, दाढ़ी आने लगती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि शरीर पर बाल उग जाते हैं, शरीर पर बाल आ जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, शरीर पर बाल, चेहरे पर बाल, दाढ़ी मूंछों का होना, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, स्वर भारी हो जाना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। दो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने बता दिया कि जब प्यूबर्टी का टाइम आएगा तो चेहरे व शरीर पर बाल आ जाएंगे, स्वर भारी हो जाएगा। इसके साथ में क्या होगा, इसके साथ में जो अगला कैरेक्टर है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए आएगा, यहां पर ब्रषण कोश और शिश्न का साइज भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम में ब्रषण कोश और शिश्न का साइज भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल डेवलपमेंट हो जाती हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगती है, ठीक है, यहां पर होने लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है भाई, जनरेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो 16 साल की उम्र में स्पर्मेटोजेनेसिस भी होने लगती है, ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। और क्या होता है, जो शरीर है वो लंबाई में वृद्धि करता है यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे तो याद आएगा, शरीर जो है लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम में जो बॉडी है वो ग्रो करेगी, ठीक है, ग्रोथ करेगी और लंबाई बढ़ेगी शरीर की, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें हुई। अब लास्ट पॉइंट क्या है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप होंगे, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप होंगे, जैसे बता ही चुके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होंगे, ठीक है, ये कहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ब्रषण कोश और शिश्न हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता चला सेकेंडरी सेक्सुअल ऑफ मेल मैन, ठीक है, ये हमको समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्यूबर्टी टाइम में देख लिया क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर में। याद रखिएगा कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो तभी डेवलपमेंट होना शुरू होते हैं जब टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो टेस्टोस्टेरोन है कहाँ से बनता है, याद है कुछ, भूल गया, चलिए ठीक है, याद दिलाते हैं आपको हम, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो टेस्टिस है उसको हमने काटा था, अंदर जाके देखा था, टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखा था। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 चीजें थी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, लिडिक सेल, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जो लिडिक सेल है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रही थी, ठीक है। अब जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा तभी स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर होगा, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगेगा, उधर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप होने लगेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 14 से 16 वर्ष के बीच में कोई ऐसा एंजाइम, कोई ऐसा हार्मोन आता है या फिर कोई ऐसा केमिकल आता है जो लिडिक सेल को
स्टिमुलेट करता है, जो लिडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। अब जब लिडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा तभी तो लिडिक सेल क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग आगे के लेक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए गुड बाय। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्यूबर्टी के टाइम में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे कैसे रिलीज होता है लिडिक सेल से, और फिर कैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर होती है, और कैसे इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण होता है उन हार्मोनों के प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो जब तक के लिए गुड बाय। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, लेक्चर रोज डेली आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय से वीडियो मिल जाए। ठीक है, हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं कल।